नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। द रियल मोदी सीरीज में आपने अब तक देखा है कि कैसे आपात के दौरान नरेंद्र मोदी संघर्ष करते हुए एक युवा राजनेता के रूप में उभरे थे। हमने अब तक नरेंद्र मोदी को एक कुशल राजनेता के तौर पर भी देखा है और एक अच्छे दोस्त के रूप में भी देखा। आज हम आपको बताएंगे कैसे आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और कैसे नरेंद्र मोदी उस जिम्मेदारी को संभालते हुए सबका दिल भी जीत ले गए। द रियल मोदी के अंतिम भाग में आपको चर्चा की एक कहानी से भी रूबरू कराएंगे। आखिर नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा करने का आइडिया कहां से लेकर आए, ये भी आज आपको देखने को मिलेगा। कैसे युवा नरेंद्र दिल्ली के बड़े राजनेताओं की नजर में आए और कैसे उन्होंने दिल्ली से गुजरात तक का सफर तय कर लिया। आज हम आपको नरेंद्र मोदी के सबसे बुरे वक्त में भी लेकर चलेंगे जब वो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चल गए थे। आज आपको संघर्ष के दिनों से सत्ता तक पहुंचने की कहानी भी दिखाएंगे। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी को संघ में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त नरेंद्र मोदी अपने ही स्टाइल में काम कर रहे थे। वो अपने नए नए विचारों से बड़े बड़े राजनेताओं को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन संघ के दिनों में नरेंद्र मोदी ने अपने संबंधों को काफी मजबूत किया। वो जहां भी जाते थे अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व से सबको अपनी ओर खींच लिया करते थे। वो समाज के लिए हमेशा आगे रहा करते थे ताकि किसी समाज के किसी भी शख्स को कोई भी समस्या ना हो। नरेंद्र मोदी प्रांत व्यवस्था प्रमुख का दायित्व संभाल रहे थे। मार्च 1981 में नरेंद्र मोदी को संघ में बड़ी जिम्मेदारी मिली। नरेंद्र मोदी को आरएसएस और दूसरे सहयोगी में समन्वय करने का काम मिला। इनमें एबीवीपी, भारतीय किसान मोर्चा और वीएचपी शामिल थे। दरअसल जब कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संघ की तरफ से नरेंद्र मोदी को मिली तो नरेंद्र मोदी ने अपने अलग ही स्टाइल में काम किया और नरेंद्र मोदी के काम करने का ये अलग स्टाइल उनको कहां से कहां ले गया। वैसे तो नरेंद्र मोदी को उसके चाहने वाले हर तरह से फॉलो करते हैं, लेकिन इस वक्त मोदी कुर्ता का एक ब्रांड है और लोग इसे पहनना भी पसंद करते हैं। लेकिन इसके मूल में कहीं ना कहीं सादगी और देश प्रेम समाहित है। नरेंद्र मोदी ने कुर्ते की कहानी एक बार लोगों के सामने रखी है। खास तौर पर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इसके क्रेज बढ़े और कई लोगों ने उनके कुर्ते की स्टाइल पर सवाल भी पूछे। मैंने कहा ना, मैं 35 साल तक भटकता रहा जी। एक छोटे से झोले में मेरे कपड़े रहते और कपड़े में खुद धोता था। कपड़े धोता था, मैं सोचता था लंबी बाह के कपड़े तो इतना लंबा धोना क्यों। तो धोना कम करने के लिए मैंने उसको काट दिया खुद ने। दूसरा, मेरी बैग में वो जगह ज़्यादा लेते थे और मुझे वो एक्स्ट्रा लगता था, कोई उपयोग नहीं लगता था। सभ्यता के लिए जितने चाहिए कपड़े उतना होना चाहिए, उससे अधिक क्या जरूरत है। तो मैंने खुद ने मेरी बाहों को काट दिया। फिर वो मैं उसकी मुझे आदत हो गई, तो मैंने खुद ने इसको बनाया था और धीरे धीरे पता नहीं क्यों पिछले 10 साल से ये फैशन बन गया है। मोदी कुर्ता एक नॉन कुर्ता बन गया है और आज बाजार में बिकता है। एक राजनेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की खासियत हम सभी को पता है। लोगों के मनोबल को हमेशा ऊपर रखना और बुरे वक्त में भी अपने लोगों को जोश से भर देना, ये क्षमता नरेंद्र मोदी में हमेशा से ही रही है। एक बात नरेंद्र मोदी के बारे में और भी कही जाती है कि वो किसी को नाराज नहीं करते हैं। करीब 45 साल से परिव्राजक की तरह भटक रहा और आपको जानकर के शायद हैरानी होगी, मैंने करीब 45 साल तक भिक्षा मांग करके खाना खाया है। और जब मैं भिक्षा मांग करके खाता था तो उस घर में जो मिलता था वो मुझे खाना होता था और उसके कारण मुझे कोई वो टेस्ट नहीं रहा और मैं लोगों के घर में ही खाता रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कोई जीवन की आजीविका व्यवस्था नहीं थी, न कोई घर गृहस्थी है। तो मैं ऐसे ही लोगों के घर जाता था और खाना था। जो एक बार नरेंद्र मोदी अपने आरएसएस के 2 पदाधिकारियों के साथ आरएसएस के ही एक पदाधिकारी मगन भाई शाह के घर पहुंचे और घर पहुंचने पर नरेंद्र मोदी ने पहले से ही ये बता दिया था कि उनको साबूदाने की खिचड़ी खानी है। अब मगन भाई शाह के घर पे कभी साबूदाने की खिचड़ी बनी ही नहीं थी।
लेकिन उनकी मां ने किसी तरह से साबूदाने की खिचड़ी को बनाकर तैयार किया और नरेंद्र मोदी को परोसा गया। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से साबूदाने की खिचड़ी को खाया और इसकी जमकर तारीफ भी की। उसके बाद मगन भाई शाह की मां को यह पता चला कि दरअसल साबूदाने की खिचड़ी बनती कैसे है। उसके बाद दोबारा जब नरेंद्र मोदी मगन भाई शाह के घर पहुंचे, उन्होंने फिर से साबूदाने की खिचड़ी की तारीफ की, तो मगन भाई शाह की मां ने यह बात कही कि अब उनको साबूदाने की खिचड़ी बनाना आ गया है। यह दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी को जो भी मिलता था वो उसको खा लेते थे और उसमें ही वो संतोष व्यक्त करते थे। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जब नरेंद्र मोदी को जानकारी मिली तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक स्पेशल प्लान बनाया। दरअसल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले दर्शन भगवान जगन्नाथ के सबसे पहले हाथी करता है। जब इस हाथी को भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लाया गया तो वो भड़क गया। उसने अपने दूसरे हाथी को धक्का दे दिया, जिससे कि वो पुलिस की जीप के ऊपर के जाकर पलट गया। ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा था जो कि बहुत ही शातिराना तरीके से कामयाब रहा। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान चाय पर चर्चा तो सबको याद ही होगा। कैसे चाय पर चर्चा कर नरेंद्र मोदी रातों रात विश्व पटल पर एक उभरते हुए राजनेता के तौर पर दिखे थे। लेकिन आज हम आपको चाय पर चर्चा की एक कहानी बताएंगे जिसे शायद ही आप लोगों ने अब तक सुना होगा, और उस जगह के बारे में भी बताएंगे जहां पर नरेंद्र मोदी इस प्रयोग को अंजाम दे चुके थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में चाय पर चर्चा तो आपने देखी ही होगी, जो अब तक सभी लोगों की जुबान पर है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हो गए थे। वो जहां भी जाते चाय पर चर्चा की बात जरूर होती थी, लेकिन इस चाय पर चर्चा की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। बात 1984 की है, जब आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो फुटपाथ पार्लियामेंट लगाया करते थे, और फुटपाथ पार्लियामेंट के अंदर कई पदाधिकारी और कई नेता इसमें शामिल हुआ करते थे। इसमें राजनीतिक तौर पर चर्चाएं होती थीं और नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेते थे। दरअसल नरेंद्र मोदी जब इसमें हिस्सा लेने लगे तो उसमें बड़ी भूमिका इस पार्लियामेंट के दौरान उन्होंने निभाई और बड़े हद तक इसमें बदलाव लाने की कोशिश भी की। और इसके लिए देखा गया कि जब 2014 आया तो 2014 के आसपास जब अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा की जाती तो नरेंद्र मोदी ने उसी वक्त एक नारा दिया, यानी कि चाय पर चर्चा की शुरुआत इसी मंच से की गई। 1980 के दशक में जब नरेंद्र मोदी गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए तो माना गया कि पार्टी को संघ के प्रभाव का सीधा फायदा मिलेगा। 1988-89 में पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। दरअसल 9 मई 1986 को आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आडवाणी ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई युवाओं को पार्टी में शामिल किया, जिनमें प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, एम वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और के.एन. गोविंदाचार्य प्रमुख थे। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के उदय के साथ ही आडवाणी की नजर उन पर थी। शुरू से ही आडवाणी मोदी की प्रतिभा के कायल थे। नरेंद्र मोदी को बीजेपी में संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ और बड़े कदम उठाने के लिए भी उनको कह दिया गया। नरेंद्र मोदी अपने इन्हीं व्यक्तित्व की वजह से पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए थे और लगातार उनके द्वारा इन सभी चीजों में बदलाव लाने के लिए प्रयास किए जाते रहे और इसका परिणाम भी देखने को मिला। दरअसल नरेंद्र मोदी अपने संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं और अपने साथी लोगों को साथ जोड़ने के लिए कुछ ऐसा करते रहे कि उन्होंने पार्टी को बड़ी मजबूती दी, और इसीलिए जब अहमदाबाद में नगर निगम के चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली और ये नरेंद्र मोदी की सफलता में मील का पत्थर साबित हुआ। नरेंद्र मोदी अपने नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते थे। जाति, धर्म, पंथ, समुदाय, इसे कैसे जोड़कर रखना है, ये नरेंद्र मोदी को बखूबी आता था। वैसे भी नरेंद्र मोदी अपने शब्दों से सबको कायल कर ही देते हैं। जो भी उन्हें आता है वो बस उन्हें सुनना चाहता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू पूरे विश्व ने देखा था कि कैसे पूरे देश की जनता की जुबान पर एक ही नाम था। ये काम इतना आसान नहीं था। आरएसएस के दिनों से नरेंद्र मोदी नए नए प्रयोग करते रहते थे और वो सबसे ज्यादा विश्वास संगठन में युवाओं को जोड़ने पर रखते थे, क्योंकि उनका मानना है कि युवा ही इस देश की शक्ति है जो देश को आगे ले जाने में समर्थ है। साल 1987 में जब गुजरात लगातार अकाल से जूझ रहा था, बीजेपी ने गुजरात के इन हिस्सों में नए प्रयोग के तौर पर न्याय यात्रा की शुरुआत की। न्याय यात्रा का ये विचार नरेंद्र मोदी का ही था। ये न्याय यात्रा उन इलाकों में खास तौर पर हुई जहां लोग ज्यादा परेशान थे।
इस नए प्रयोग के जरिए बीजेपी को जनता से संवाद करने का एक बेहतर मौका मिल गया और इसके चलते अगले कुछ सालों में बीजेपी के हाथ एक अहम हथियार भी लग गया। नरेंद्र मोदी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें राजनीति में हाशिए पर डालने की कोशिश की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी हर वक्त मुश्किल दौर के बाद उभरकर सामने आए। जब भी उन्हें पीछे करने की कोशिश की गई, वो और मजबूत व्यक्तित्व के साथ सबके सामने आ गए। ये वही दौर था जब नरेंद्र मोदी ने कार्यकुशलता के दम पर लाल चौक पर झंडा फहराकर सबको अचंभित कर दिया था। रथ यात्रा की ख्याति दिल्ली में बैठे लोगों तक पहुंचने लगी थी। सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन में खुद को प्रयोग के तौर पर स्थापित करने वाले नेता की नरेंद्र मोदी ने पहचान बना ली थी और इसी का परिणाम था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा निकालने की सोची तो गुजरात में इसकी कमान नरेंद्र मोदी को दी गई। नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अपने बलबूते पर बीजेपी में आगे बढ़ चुके थे। गुजरात में कई यात्राओं में अपना कौशल दिखा चुके नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मुरली मनोहर जोशी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी। दरअसल एकता यात्रा जो दिसंबर 1991 में देश के दक्षिण यानी तमिलनाडु से कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होनी थी। इस यात्रा को लेकर अलगाववादियों की तरफ से खुली चुनौती मिली, जिसमें उन्होंने तिरंगा फहराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। ऐसे में श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराकर देश के आम लोगों के मन में अपनी जगह बनाना और आतंकवाद को एक प्रमुख मुद्दा बनाना भी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था, जिसे अंत में नरेंद्र मोदी ने बखूबी अंजाम दिया। यात्रा की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से अपने काम की वजह से लगातार ख्याति अर्जित कर रहे थे। उनकी लगातार बढ़ रही ख्याति दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन रही थी। सफल एकता यात्रा से लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में नई टीम में उन्हें जगह नहीं दी गई थी। ये नरेंद्र मोदी का खुले तौर पर अपमान था। उन्होंने इस समय में बहुत ही संयमित ढंग से काम किया और दोबारा राजनीति के शिखर पुरुष बनकर निकले। प्रधानमंत्री के तौर पर आपने अब तक का नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखा। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी हर वक्त को युवाओं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। हमने टेक्नोलॉजी को लेकर नरेंद्र मोदी का प्रेम भी देखा है। इस टेक्नोलॉजी प्रेम के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। देखिए कैसे नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी का उस वक्त प्रयोग किया था जब कोई इस ओर सोचता भी नहीं था। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जब राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी हाशिए पर चले गए थे, उस समय उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। पहले तो नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। वो अयोध्या आंदोलन का काम मुंबई से ही कर रहे थे। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने में अहम योगदान है। राम मंदिर आंदोलन से जहां एक ओर बीजेपी को संजीवनी मिली, तो नरेंद्र मोदी का भी एक नए सितारे के रूप में उदय हुआ। राम मंदिर आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी की कुशलता को जगह मिलने लगी थी और इसी कुशलता के ही दम पर राम मंदिर आंदोलन के करीब एक दशक के बाद
उन्हें गुजरात की कमान मिल गई और फिर 2014 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधान सेवक बने। 1991 में मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। उस समय मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र मोदी का परिचय गुजरात के एक नेता के तौर पर करवाया। उस वक्त हो रही पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा कि आप दोबारा अयोध्या लौटकर कब आएंगे, तब उस समय नरेंद्र मोदी ने यह जवाब दिया था, जब राम मंदिर का निर्माण होगा तभी मैं लौटकर अयोध्या आऊंगा। अब इसको आप संयोग कहिए या कुछ और, राम मंदिर की नींव का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही संपन्न हुआ है। नरेंद्र मोदी के जीवन में स्वामी विवेकानंद का खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जितने अध्यात्म से जुड़े थे उतने ही वो हाईटेक भी थे। जब नरेंद्र मोदी को पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने सबसे पहले संगठन को मजबूत किया, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया कि पार्टी को हाईटेक किया जाए। हरियाणा के मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब प्रधानमंत्री के साथ संवाद किया करते थे और इसको लेकर के जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो उस वक्त जिम्मेदारी उनको हरियाणा की दी गई। हरियाणा में आगमन हुआ नरेंद्र मोदी का तो उन्होंने सबसे पहले रोहतक के पार्टी ऑफिस में जाकर के ये सवाल पूछा। उनके पास 3 डब्बे थे, उन्होंने 3 डब्बे दिखाए और पूछा कि ये 3 डब्बे क्या हैं। तो इस दौरान मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये तो टीवी सेट है, लेकिन उन्होंने आगे आकर के कहा कि ये टीवी सेट नहीं है, ये कंप्यूटर है, ये इंसान से भी तेज चलने वाला वो कंप्यूटर सेट है जिसको आने वाले समय के अंदर एक बड़ी पहचान मिलने जा रही है। और इसी का एक परिणाम है कि जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो तकनीकों की तरफ ज्यादा जोर देते हैं और टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हुए उन्होंने देश के अंदर विकास की एक नई लहर की शुरुआत कर दी है। राजनीति में इस वक्त नरेंद्र मोदी के कद का नेता शायद ही कोई मिले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जितना देश से प्रेम करते हैं उतना ही सम्मान उनका संगठन और पार्टी के लिए भी है। 1995 में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन अंतरकलह के चलते बीजेपी में बिखराव को देखकर नरेंद्र मोदी लगातार परेशान हो रहे थे। जिस संगठन के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे उसमें खींचतान को देखकर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। आदरणीय काशीराम भाई, आज गुजरात की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के समक्ष कई सवाल खड़े हो गए हैं। हजारों कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से बनी हमारी पार्टी ने लगातार चली आ रही खींचतान के कारण अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। अब सच्चाई वास्तविक रूप में सामने आ गई है और पिछले 2 दिन की घटनाएं इसका प्रमाण हैं। पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं लंबे समय से चुप बैठा हूं। इससे पहले भी मैं कई बार आपसे अनुरोध कर चुका हूं कि मुझे जिम्मेदारियों के बंधन से मुक्त कर दें। आज स्थिति नाजुक हो गई है। पिछले 2 दिनों की घटनाओं ने मेरी निर्दोषता को स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद भी अपने संस्कार की वजह से पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका निभाता रहूंगा। पार्टी के लिए बलिदान का अर्थ है महासचिव के पद से त्यागपत्र देना, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आगे भी काम करता रहूंगा। मुझे विश्वास है कि अब मेरा नाम नहीं उछाला जाएगा। आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लें। आपका नरेंद्र मोदी। तो ये था संगठन और पार्टी के लिए प्रेम। जिस काम को नरेंद्र मोदी ने शिद्दत से अंजाम दिया उसका फल भी उन्हें वक्त के साथ मिलता रहा। सबसे पहले उन्हें गुजरात के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी दी गई और फिर उन्होंने गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय किया। आज वो प्रधानमंत्री के तौर पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और जिस संघर्ष के साथ उन्होंने गरीबी से निकलकर खुद को स्थापित किया, उसी मेहनत और लगन से आज वो भारत को विश्व पटल पर पहचान दिला रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज वो नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज वो जिस ओर निकल पड़ते हैं जनता का हुजूम उधर चल पड़ता है। उनका वडनगर से निकलकर दिल्ली तक का सफर बेहद दिलचस्प है, जिसमें त्याग भी है, संघर्ष भी है, प्यार है तो झल्लाहट भी है। सरकार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन है तो संगठन के प्रति जवाबदेही भी है। इसी संघर्ष पथ से होकर बालक नरेंद्र ने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। पीएम नरेंद्र के बारे में अब तक जो आपने द रियल मोदी सीरीज में जाना है, दरअसल ये इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी की किताब द रियल मोदी से ली गई है। इस किताब के सहारे ही हम आपके सामने नरेंद्र मोदी के जीवन के कई अनछुए पहलुओं को आपके सामने रखा। नरेंद्र मोदी पर लिखी गई यह पहली किताब है जो उनसे जुड़े और आसपास रहे लोगों से की गई बातचीत पर आधारित है। इसलिए इस किताब
वही तथ्य शामिल किए गए हैं इस किताब में जो नरेंद्र के साथ समय बिताने वाले ने बताए थे। इस किताब में बालक नरेंद्र की भी कहानी है, तो संघर्ष करते युवा नरेंद्र के भी बारे में बताया गया था। द रियल मोदी पाठकों के लिए 3 भाषा में यह किताब उपलब्ध है। इससे आप इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में पढ़ सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और द रियल मोदी में क्या कुछ था इस किताब में वो भी हमने आपको दिखाया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।